brought to you by Infinix. पिछले दिनों हमारे स्टूडियो में लल्लन टॉप के एक मशहूर लेखक और एक्टर आए थे। उनका नाम आशुतोष राणा है। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही थी। बात इसलिए भी याद रह गई क्योंकि उसमें अनुप्रास की छटा थी और इसलिए भी कि दर्शन था। उन्होंने कहा कि सृष्टि कैसे नजर आएगी ये आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है। आज दिन भर खबरों की सृष्टि आपको कैसी नजर आई, इस पर आपकी दृष्टि जानते हैं। यदि आप सिनेमा के शौकीन होते तो इस पर बात कर सकते थे कि साहब धर दीजिए किनारे सारे अनुराग कश्यप और उनके जो पुरुष हैं प्रेरक टेरेंटिनो, इन सबको चेज सीन का एक नया ग्रामर रचा जा रहा है। यदि आप मीडिया क्रिटिक होते तो इस बात पर बात करते कि फॉक्स न्यूज के जमाने से, लाउड माउथ के जमाने से जो एक सिलसिला शुरू हुआ है जिसमें हर तरफ सनसनी होनी चाहिए और उसको बोलने के लिए किसी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का कोई पास आउट आंखों में कजरा लगाकर आए, ये जरूरी तो नहीं। और ये भी जरूरी नहीं कि उसके लिए समय रात के 10, 11 या 12 बजे का हो और आवाज की आवृत्ति लगातार तनी हुई हो, गोया आवाज और खबर ना हो, कोई प्रत्यंचा हो, भले ही धनुर्धारी का तूणीर खाली हो। ये किसी मीडिया क्रिटिक की बात हो सकती थी, पर किसी खबर के जानने वाले के, किसी नागरिक की बात क्या होती कि भाई बता तो दो कि हो क्या रहा है और ये जो हो रहा है क्या ये हमारे लोकतंत्र की सृष्टि की सही समीक्षा कर रहा है। ये जो इंस्टेंट जस्टिस वाली बात हो रही है, क्या मैगी बेच रहे हैं, क्या सलमान खान की किसी पिटी हुई फिल्म का रील में डायलॉग लेकर आ रहे हैं, ये कौन सी त्वरित बात है। इस पर विस्तार से बात की जरूरत है। और बात क्या है, अदालत के हुक्म पर एक कैदी को अहमदाबाद की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया क्योंकि उसकी पेशी होनी है। एक बेहद सामान्य कार्रवाई जो देश भर में रोज होती है, लेकिन तकरीबन 100 मामलों में आरोपी अतीक अहमद कोई सामान्य अपराधी नहीं है। वो इस देश का माननीय सांसद रहा है, वो इस देश में विधायक रहा है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। तो वो जब 1300 किलोमीटर लंबा रोड ट्रिप कर रहा था तो साथ में कैमरे वाले भी थे, पत्रकार भी थे। अतीक अब गाड़ी में चढ़े, अब पेशाब के लिए रुके, अब गाड़ी गाय से टकराई। पल पल के अपडेट और अपडेट के साथ एक सवाल, गाड़ी पलटेगी कि नहीं। सारा दोष हम मीडिया पर मढ़ सकते हैं, पर उतने भर से जवाब मिल जाएगा क्या। आम लोगों से लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री तक गाड़ी पलटने का जिक्र करते रहे। अतीक प्रयागराज पहुंच गया, लेकिन एक सवाल की यात्रा पूरी नहीं हुई कि हमारे समाज, मीडिया और राजनीति में गाड़ियों के पलटने को लेकर इतना आग्रह कहां से पनप गया। इसी पर बात होगी आज दिन की बड़ी खबर में। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप शो। 24 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार और प्रयागराज का धूमनगंज इलाका शाम के 5:30 बजे के आसपास ये इलाका गोलियों और बमों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। तड़तड़ाहट शब्द को आप गोलियों के साथ करें क्योंकि बमों के तो धमाके होते हैं और खास तौर पर इलाहाबाद के बने क्रूड बॉम्ब के, देसी बमों के तो और भी ज्यादा। उमेश पाल और उनकी सुरक्षा में लगे 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। आरोप लगा अतीक अहमद पर। सीसीटीवी फुटेज आए, पता चला हमला करने वालों में अतीक से जुड़े लोग और उसका बेटा भी शामिल था। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। उमेश पाल की हत्या करने वाले हमलावर कहां हैं किसी को नहीं पता। 2 आरोपी थे जिनके बारे में पुलिस दावे से जानती थी। बरेली की जेल में बंद अशरफ और गुजरात की साबरमती जेल में बंद अशरफ का बड़ा भाई अतीक अहमद। अतीक गुजरात कैसे पहुंचा, यह भी अपने आप में एक किस्सा है जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि सख्त कार्रवाई का दावा करने वाला तंत्र अतीक के आगे कितना बेबस था। तारीख थी 26 दिसंबर 2018। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बिजनेसमैन मोहित जायसवाल को अगवा किया गया और लगभग 300 किलोमीटर दूर देवरिया ले जाया गया, और वो भी ऐसी वैसी जगह नहीं, सीधे जेल में। देवरिया जेल में मोहित के साथ मारपीट हुई, धमकाया गया ताकि लोगों में दहशत बनी रहे। मोहित ने आरोप लगाया कि उसका अपहरण अतीक अहमद ने करवाया था, जो उस वक्त देवरिया की जेल में बंद था। इन आरोपों से हड़कंप मचा। अतीक की जेल बदलने का हुक्म हुआ और नया पता हुआ बरेली की जेल। उन दिनों मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए गए कि बरेली जेल प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर दिए।
वो अतीक अहमद को अपने यहां नहीं रखना चाहते थे। इस बाबत आधिकारिक पत्राचार कभी मीडिया के हाथ नहीं लगा, लेकिन अतीक की जेल एक बार फिर बदल दी गई। उसे बरेली से प्रयागराज की नैनी जेल ट्रांसफर किया गया। इधर मोहित जायसवाल को अगवा कर देवरिया जेल ले जाने का मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा। 23 अप्रैल 2019 पूरे देश में लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन चल रहा था, भाषणबाजी हो रही थी, दावे हो रहे थे। इन सब के बीच तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक बेंच का आदेश आया। आदेश ये कि मोहित जायसवाल के अपहरण मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और यह भी कि इस मामले में मुख्य आरोपी अतीक अहमद को यूपी की जेल से गुजरात की जेल में ट्रांसफर किया जाए। और साथ में थी सुप्रीम कोर्ट की एक नसीहत नत्थी कि अतीक अहमद के खिलाफ दर्ज सभी लंबित मामलों का निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। इस चीज को मैं अलग से अतिरिक्त जोर के साथ रेखांकित करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, जिसका नाम शुरू होता है सुप्रीम से, कि सारे केसेस को जल्द से जल्द नत्थी करके एक साथ और उनका निपटारा किया जाए। और कोर्ट जब निपटारा कहता है तो वो गाड़ी पलटने वाला निपटारा नहीं होता है। सारी जांच रिपोर्ट हो, ट्रायल हो, सारे गवाहों की बहस हो, फिर उस पर जो भी क्रॉस इंटेरोगेशन होनी है वो हो, और उसके बाद माननीय न्यायाधीश न्याय सम्मत ढंग से उपलब्ध कानून की विधि की प्रक्रियाओं का पालन करते हुए फैसला सुनाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को टिप्पणी समेत 4 साल बीत चुके हैं। रंजन गोगोई के बाद 4 चीफ जस्टिस शपथ ले चुके हैं। अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि अतीक अहमद को जिस मामले में प्रयागराज में पेशी के लिए लाया गया वो है क्या। साबरमती जेल से माफिया अतीक अहमद और बरेली जेल से उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में दाखिल करा दिया गया है। दरअसल उमेश पाल अपहरण केस में ये सुनवाई होनी है और इसमें दोनों लोगों को पेश होना है। उसके साथ 10 अन्य हैं जिनको भी कोर्ट में पेश होना है। और ये मामला है 25 जनवरी सन 2005 का, जब बीएसपी के विधायक राजू पाल की 20 सड़क पर सरेराह दौड़ा कर हत्या कर दी गई थी। उस मामले में उमेश पाल गवाह थे और उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया था गवाही बदलने के लिए। और यहाँ पर 2006 में इस अपहरण केस में ये मामला चल रहा था। उसके बाद 2007 में ये मामला हुआ और उमेश पाल ने 11 लोगों के खिलाफ धूमनगंज थाने में मामला दर्ज कराया, जिसमें एक आरोपी की मौत हो गई थी। और इस मामले में ये सुनवाई चल रही थी और 17 तारीख को जिला कोर्ट ने इस मामले को सुरक्षित कर लिया था और 28 मार्च को ये सुनवाई होनी है, जिसमें खालिद अजीम उर्फ अशरफ और उसके भाई अतीक अहमद को कोर्ट में पेश होना है। कोर्ट अब क्या फैसला सुनाएगी, सब पर इसकी नज़र बनी रहेगी। पहला दर्ज हुआ था साल 1979 में, जब वो 17 साल का था। तब से लेकर अब तक उसने हर तरह का हिंसक अपराध किया। हत्या का प्रयास, अपहरण, जबरन वसूली, आपराधिक साजिश, बलवा। प्रयागराज शहर का शायद ही कोई ऐसा थाना हो जहां के रजिस्टर में अतीक और उसके गुर्गों के खिलाफ गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट या एनएसए जैसी धाराओं में मामला दर्ज ना हो। अतीक के गैंग में तकरीबन 125 लोग हैं जो पुलिस रिकॉर्ड में इंटर स्टेट 227 के नाम से दर्ज हैं। जाहिर है अपराध इतने हैं तो पीड़ितों की संख्या भी है जो न्याय की राह देख रहे हैं। सिस्टम से अब तक उन्हें इंतजार ही मिला, इसीलिए गाड़ी के पलट जाने या उसे पलटा दिए जाने की बातों को हवा मिलती है। विकास दुबे प्रकरण को एक उदाहरण की तरह आगे किया जा रहा है। उस पर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप था, फरार हुआ, मध्य प्रदेश के उज्जैन में पकड़ा गया और सड़क के रास्ते कानपुर लाया गया। इसी बीच पुलिस की गाड़ी पलट जाती है। पुलिस ने दावा किया कि विकास ने भागने की कोशिश की, पुलिस वालों पर हमला किया और जवाबी कार्रवाई में मारा गया। जैसा कि हमने कहा, यह पुलिस का दावा है। कायदे से यह पुलिस की विफलता थी। एक कुख्यात आरोपी जो पूछताछ में बता सकता था कि 8 पुलिस वालों की जान किन परिस्थितियों में गई। विकास दुबे को पुलिस की रेड पार्टी आ रही है, यह सूचना किसने दी? विकास दुबे को कौन से नेता, कौन से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी और इंडस्ट्रियलिस्ट संरक्षण देते थे? किस किस के नाम पर वो लेवी वसूलता था और कौन कौन उससे लाभ पाते थे? यह सब पता चलता, सिस्टम में व्यापक सुधार होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो सुरक्षित जेल नहीं पहुंचा। पर इस प्रकरण को ऐसे पेश किया गया जैसे ये न्याय का शॉर्टकट हो। दूसरे राज्यों के गृह मंत्री तक कहने लगे कि योगी जी के राज में तो गाड़ी पलट जाती है, और ये तंज नहीं तारीफ थी। वो बयान पुराने हो गए हों तो आप ताजा सुनिए। करीब महीने भर पहले योगी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर ने माइक और कैमरे के सामने अपराधियों की गाड़ी पलटने को लेकर चेतावनी जारी की थी। मैं उन माफियाओं को, अपराधियों को भी कहना चाहता हूं, अगर पुलिस के गिरफ्त में आ जाएं तो बहुत हाय तौबा ना मचाएं,
ताकि ड्राइवर कहीं पर असंतुलित हो जाए और गाड़ी पलट जाए। तो गाड़ी पलटती है तो जिम्मेदार उसी अपराधी माफिया की ही होगी। अब कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का यह ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा में उमेश पाल सहित पुलिस सुरक्षाकर्मी की हत्या सीधे उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला है। याद रखो, जब विकास दुबे नहीं बचा तो इन दुर्दांतों का क्या होगा, यह बताने की आवश्यकता नहीं। और अब यदि गाड़ी अतीक की भी पलट जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। सुब्रत पाठक का यह ट्वीट 1 मार्च का है। अगर आज भी उनका ट्विटर थोड़ी देर स्क्रॉल कर लिया जाए तो उनकी वॉल पर अतीक की गाड़ी पलटने की कामना वाला ट्वीट दिख जाएगा। एक माननीय मंत्री, दूसरे माननीय सांसद। लेकिन इन सब के बीच इस बात को लेकर चिंता नहीं दिखी कि 44 साल से हर पार्टी के राज में अपराध करने वाला अतीक अहमद साल 2023 में भी जेल से कैसे ऑपरेट कर ले रहा है। खबरें चलती हैं कि अतीक ने कहा था कि उमेश पाल को ऐसा मारेंगे कि 15 दिन खबर चलेगी। 15 दिन से 1 महीना हो गया, खबर चल रही है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी कहां हैं, यूपी पुलिस नहीं बता पा रही। उमेश पाल की माता जी का बयान आया, जिसमें उन्होंने यही कहा कि जैसे उनके बेटे को मारा वैसे अतीक को भी मारा जाए। एक संतप्त मां ये कहे समझ में आता है, लेकिन जैसा हमने अभी स्थापित किया, ऐसा कहने वाली वो अकेली नहीं है। हमारे बीच इंस्टेंट जस्टिस की चाह क्यों बढ़ रही है, इस पर विचार करने की जरूरत है। और इसी सवाल के साथ हमने रुख किया इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और यूपी पुलिस के पूर्व डीजी विभूति नारायण राय का। इस बात को प्रतीक है कि धीरे धीरे हमारे लोगों का सिस्टम से या तो भरोसा उठ रहा है या एक इस प्रकार की सुनियोजित कोशिश की जा रही है कि लोगों का सिस्टम से भरोसा उठ जाए। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि शायद इसकी वजह ये हो कि हमारी कोर्ट्स में देरी होती है, हमारा प्रोसीजर बहुत जटिल है, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। अगर गवर्नमेंट एजेंसीज चाहे तो केसेस बहुत जल्दी निपटते हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो, कोर्ट में जल्दी आए तो ये सब हो सकते हैं। लेकिन जो भी हो, आज जो भी प्रयत्न हो रहे हैं माहौल खराब करने के, जो कि सिस्टम से भरोसा उठाने के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, ये देश के लिए बहुत घातक है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि देश जो भी है वो अपने सिस्टम से ही चलेगा, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा। अगर हम रूल ऑफ लॉ को किसी तरह से इवेट करेंगे, उसकी जगह हम चाहेंगे कि सड़क के ऊपर चीजें तय होने लगे, तो ये एक प्रकार की एनार्की हो जाएगी और ये देश के लिए बहुत बहुत ज्यादा घातक होगा। समय भी लग रहा है, तो इसकी कई वजह है और ये एग्जीक्यूटिव को और जुडिशरी को मिल करके सोचना होगा कि हमें कोर्ट्स का नंबर बढ़ाना है, हमारे प्रोसीजर के अंदर टेक्नोलॉजी को इस तरह एडॉप्ट करना है कि ये सारी चीजें जल्दी हो। इस डिले अगर है तो भी इस डिले की वजह से आप विधि के शासन को पलट दें, ये नहीं हो सकता। आप सिस्टम से लोगों का भरोसा उठा दें, ये कतई उचित नहीं है। तो जो हमारा जस्टिस डिस्पेंसेशन का जो सिस्टम है, जो न्याय देने की प्रक्रिया है, वो इस बुरी तरह सड़ चुकी है कि अब उस पर से लोगों की आस्था खत्म हो गई। आप देखिए, इसी मुकदमे में देखिए जिसमें कल फैसला सुनाया जाना है, ये 20 साल से ज्यादा समय से चल रहा था। अगर मान लीजिए कल सजा हो भी जाए तो 20 साल बाद सजा, और जबकि जिस व्यक्ति ने ये जो इसका वादी है, जिसका अपहरण हुआ, उसकी भी हत्या हो गई। ये तो गनीमत ये हुई कि उसकी हत्या तो सारी गवाहियों के बाद हुई। अगर कहीं गवाहियों के पहले हो जाती तो ये भी मुकदमा खत्म था। तो ये तो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज है जो पिछले ये इसी अतीक का देखिए 40 साल का इसका अपराध का इतिहास है। अगर शुरू के पहले, दूसरे, चौथे साल में इसे सजा दे दी गई होती तो इसके लिए भी इसका कल्याण इसका भी होता, ये भी एक बेहतर इंसान हुआ होता और समाज का भी कल्याण होता। लेकिन इसमें 2 और बड़ी भारी दिक्कतें आ रही हैं। एक दिक्कत तो ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो ये कर सकती है कि कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए जो न्याय देने का सिस्टम है उसको इम्प्रूव करे, जो जस्टिस डिस्पेंसेशन का सिस्टम है उसको इम्प्रूव करे, वो सड़क पर इंसाफ करने में विश्वास करने लगी। खासतौर से उत्तर प्रदेश में आप देखिए, जिस तरह धड़ल्ले के साथ कहा जाता है कि साहब गाड़ी पलट जाएगी, गाड़ी पलट गई, ये बाकायदा मुख्यमंत्री जी ये कहते रहते हैं कि या तो जेल में होगा या ऊपर जाएगा। और पिछले 3-4 सालों में मैं देख रहा हूँ, मुझे तो लगता है 400-500 लोगों को पैर में गोली मार करके गिरफ्तार किया गया है। मैंने उन्हें गिरफ्तार करने के पहले ही उन्हें गोली मारी गई। यानी पुलिस को ही आपने जज का भी काम दे दिया, जो उसका अपना काम था इन्वेस्टिगेशन का, डिटेक्शन का, प्रिवेंशन का, वो तो कर ही रहे थे, उसको आपने जज का और जल्लाद दोनों का काम दे दिया। उत्तर प्रदेश में भी मैं जो 37 साल जो मैंने आईपीएस में उत्तर प्रदेश में बिताए, मुझे इसी चीज को देख के सबसे ज्यादा दुख होता था कि इसे एक सामाजिक स्वीकृति हासिल थी। कोई दरोगा अगर अपराधी को पीटता नहीं था या उसके साथ शराफत का व्यवहार कर देता था
तो उसकी शिकायत होती थी कि साहब ये तो दरोगा रहने लायक नहीं। तो क्या आप अपराधियों को चाहते हैं कि वो थानों के और जिलों के इंचार्ज वो बने? आपने अंग्रेजी में एक कहावत सुनी होगी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय में देरी अन्याय के समान है। ये एक आम राय है। भारत में अदालतें असामान्य रूप से ढीली हैं, मामले खिंचते चले जाते हैं। पर क्या वास्तव में ऐसा ही है? देरी के कारण न्यायालय से इतर भी कुछ है। सुनिए गोविंद माथुर ने जांच एजेंसियों को कटघरे में क्यों खड़ा किया। चलिए, लेकिन एक कहावत ये भी है कि जस्टिस सॉरी एकदम मैं भूल गया हूँ कि अगर आप जल्दी कर रहे हैं देन दिस इज जस्टिस बरीड, है ना। तो हमें किसी भी तरह से जब जस्टिस पे पहुंचना है तो हमें ये होगा कि ऐसा नहीं होता है कि इतनी डिले हो। डिले नॉर्मली क्रिमिनल केसेस में, मैं आपको कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर क्रिमिनल मैटर्स के डिस्पोजल के अंदर ट्रायल की स्टेज की डिले नहीं है। डिले हो सकता है अपीलेट स्टेज के ऊपर हो, लेकिन ट्रायल के स्टेज के ऊपर नॉर्मली हमारे यहाँ पे एक रीजनेबल टाइम के अंदर केसेस तय हो रहे हैं। इसलिए ये कहना कि शायद जस्टिस में किसी तरह की डिले हो रही है, ये बहुत उचित नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करें। जो लोग एविडेंस में आने वाले हैं उनको पूरी सुरक्षा प्रदान करें और कोर्ट को कोऑपरेट करें, तो सारे मैटर्स बहुत जल्दी तय हो जाएंगे। इसके अंदर कहीं जस्टिस डिले होने की कोई किसी तरह की गुंजाइश नहीं है। इस नाम पर डिले का सहारा लेकर के हम अगर रूल ऑफ लॉ से लोगों को भटकाना चाहेंगे तो वो हमारे सिस्टम के लिए, देश के लिए किसी भी तरह उचित नहीं है। न्यायपालिका के इतर हमने यूपी में तेजी से बढ़ रहे एनकाउंटर कल्चर को भी समझना चाहा। नियमित रूप से खबरें आती हैं कि अमुक अपराधी ने भागने की कोशिश की, उसके बाद पुलिस को गोली चलानी पड़ी। क्या कथित सामाजिक दबाव भी पुलिस को एनकाउंटर के लिए प्रोत्साहित करता है? सुनिए एक्सपर्ट्स की राय। सबसे ज्यादा शर्मनाक यही है कि इस हिंसा को सामाजिक स्वीकृति हासिल है। जनता खुद ही चाहती है। मुझे तो लगता है कि अगर ये इसको रास्ते में कहीं गाड़ी पलट जाती और ये मारा जाता तो एक चुनाव तो इसी आधार पर कोई दल जीत सकता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी, देखिए, शर्मनाक स्थिति है। डॉक्टर लोहिया एक शब्द का इस्तेमाल करते थे, क्रूर कायरता। वो कहते थे कि भारतीय समाज जो क्रूर कायर है, मतलब अपने मोहल्ले के गुंडे के सामने तो दुम दबा के निकल जाता है, लेकिन अगर चौराहे पर कोई जेब कतरा पकड़ में आ जाए तो हर आदमी उसकी पिटाई करता है। तो ये एक खास तरह की क्रूरता हमारे समाज के में अंतर्निहित है। हमें इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए और इससे छुटकारा पाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तय करे कि हमें एक सभ्य पुलिस चाहिए। हमको एक ऐसी पुलिस जो बर्बर है, एक ऐसी पुलिस जो कानून कायदे को ठेके पर रखती है, संविधान जिसके लिए कोई अर्थ नहीं रखता, हमें ऐसी पुलिस नहीं चाहिए। लेकिन वो पॉलिटिकल लीडरशिप की भी दिक्कत ये है कि आप बताइए, ये विशद सर्किल है, जनता अब इसी को समर्थन कर रही है। आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, मुझे लगता है कि अगर ये अतीक मारा गया होता तो पता नहीं कितनी जय जयकार हुई होती और कितने फूल मालाएं पहनाई जाती। तो ये एक दुखद चीज है। हमारे संविधान में, हमारी न्याय प्रणाली में किसी भी अपराधी को अपराध की सजा देने के लिए तमाम प्रावधान है, आईपीसी, सीआरपीसी, लेकिन इन सबसे परे, इन सबको क्रॉस करते हुए त्वरित न्याय का सिस्टम एनकाउंटर है। ना कोर्ट, ना कचहरी, पुलिस की गोली और फैसला ऑन द स्पॉट। ठोक देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। इन्हें ऑन द स्पॉट के ही अलग अलग वर्जन्स के तौर पर देखा जा सकता है। और ये कोई हाल के बरस की घटनाएं नहीं है। बरतानिया हुकूमत से चला आ रहा है। ब्रिटिश शासन अपने खिलाफ उठने वाले हर विद्रोह को ऐसे ही कुचलता था, त्वरित कार्रवाई से। 1924 में रंपा विद्रोह के नायक अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी और हत्या ऐसा ही एक उदाहरण था। आज़ादी मिली। हम यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि हम इन दोनों की तुलना नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ब्रिटिश हुकूमत जो अपने आप को न्याय के सिद्धांत पर आधारित बताती थी, वो कैसे काम करती थी। आज़ादी मिली तो ये उम्मीद हुई कि अब व्यवस्थित ढंग से न्याय होगा। यदि कोई गुनहगार है तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी, नज़ीर बनेगी, ताकि और कोई अपराध के लिए प्रोत्साहित न हो। और विशिष्ट परिस्थितियों में एनकाउंटर भी करना पड़ेगा, फिर चाहे उसको ख्यात अपराधी का नाम वीरप्पन हो, उसको ख्यात अपराधी का नाम ददुआ हो, या उसको ख्यात अपराधी का कोई और नाम हो। और जब ये न्याय की अवधारणा स्थापित करने के लिए गोली चलेगी तो वो राजनीतिक फायदे, धर्म, जाति या जेंडर देखकर नहीं चलेगी। पर इन सारे कैवियट्स के साथ क्या ये त्वरित न्याय ही इकलौता समाधान है? पुलिस फायरिंग, अदालत ले जाते समय या किसी और परिस्थिति में पुलिस के हाथों ऐसी हत्याएं भी हुई हैं जिन्हें बाद में एनकाउंटर का नाम दिया गया और नाम देने के बाद पता चला कि वो फर्जी था। कानून की ज़बान में
ऐसे एनकाउंटर्स को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कहा जाता है, न्यायेतर हत्या। पहले पुलिस फायरिंग से होने वाली ज़्यादातर मौतें देश के पूर्वोत्तर भागों, जम्मू कश्मीर या नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में देखी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ बरस में यह अन्य राज्यों में भी तेजी से लोकप्रिय हुआ। इस शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के किया जा रहा है, लोकप्रिय। पॉलिटिकल साइंस में राज्य और शासन को लेकर कई थ्योरीज हैं, कई मतभेद हैं जो लाजमी भी हैं, लेकिन कुछ एक मुद्दों पर मान मुनव्वल है। जैसे किसी भी सरकार की पैमाइश इस बात से तय नहीं होती कि वो कितनी एफिशिएंट है, कितनी तेजी से काम करती, बल्कि इस बात से तय होती है कि सरकार कितनी न्यायिक है। राज्य के कंसेप्ट में न्याय केवल जरूरी नहीं है, न्याय के बिना राज्य का कोई मतलब ही नहीं है। अब इस थ्योरी में दम कितना है और क्यों है, इसके लिए हमने बात की पॉलिटिकल साइंटिस्ट राजीव भार्गव से। राजीव भार्गव देश के प्रसिद्ध पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में राजनीतिक सिद्धांत के प्रोफेसर थे। राजीव ने हमें बताया कि सिस्टम में नियमों की भूमिका क्या है, पॉपुलर सेंटिमेंट के बावजूद कानून को अपने तय मोड़ने से होता क्या है। सबसे बड़ा खतरा जो है रूल ऑफ लॉ जो है, ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही अहम है। हमें ये पता होना चाहिए कि जनरल रूल्स क्या हैं जिनको फॉलो करने से हमें एक दूसरे की तरफ जो हमारे एक्शंस हैं वो बेटर कोऑर्डिनेट होते हैं, और उन्हीं लॉस के बदौलत हमें काफी कुछ फ्रीडम्स मिलती हैं। लॉस कुछ फ्रीडम्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन वो इसीलिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि उनसे भी ज्यादा सिग्निफिकेंट फ्रीडम्स हमें मिलें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लॉ और फ्रीडम का जो नाता है उसको समझना बहुत जरूरी है कि हमेशा लॉ जो है इसको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करे। अभी जैसे हम लोग लेफ्ट पे ही जा सकते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो सिर्फ लेफ्ट पे ही जाते हैं, राइट पे नहीं जाते। तो लोग कह सकते हैं कि अरे यार ये तो बहुत रिस्ट्रिक्शन है, हम राइट पे जाना चाहते हैं लेकिन हमें राइट जाने का मौका नहीं है। पर ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि अगर आप हर बंदा लेफ्ट राइट को मानेगा ही नहीं तो राइट पे भी आएगा, लेफ्ट पे भी जाएगा, तो इतने सारे एक्सीडेंट होंगे और सब की सब मरेंगे। तो हमें एक हद तक रोका गया है कि हम राइट पे गाड़ी राइट की तरफ ना चलाएं, लेकिन उससे हमें कितनी फ्रीडम मिलती है कि हम लेफ्ट पे बेझिझक बिना किसी चिंता के चलते रहते हैं और गाड़ी को दौड़ा भी सकते हैं और जहां पे हमें पहुंचना है पहुंच जाते हैं, बजाय इसके सोचने की कि कहीं पे टक्कर होगी, कोई इधर से निकल आएगा। और आपको पता है कि जिस तरह से रैंडम हमारा ट्रैफिक है और रूल फॉलो नहीं करता, उससे हमें कितनी कठिनाइयां होती। हम सब चाहते हैं कि वो रूल फॉलो करें जिससे कि सबको उतनी ही फ्रीडम मिले, मैक्सिमम फ्रीडम मिले, जहां जहां जिनको पहुंचना है वो पहुंच जाए। तो ये एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण है और हर लॉ इस तरह से होता है कि कुछ चीजें वो कुछ हमारी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है जिससे कि ज्यादा महत्वपूर्ण फ्रीडम हमें मिल जाए। नियमों का पालन क्यों आवश्यक है आपने जाना। अब आते हैं एक और महीन बहस पर। सख्त कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई, इनकी चर्चा इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि पब्लिक ने मान लिया है कि सरकार तो ढीली है, बहुत वक्त बर्बाद होता है और इस सब की आड़ लेकर ये गुंडे अपना आतंक राज फैलाते रहते हैं। इस ढिलाई को दूर करने के लिए कुछ धमाकेदार करने की इन्हें जरूरत लगने लगती है। उमेश पाल की हत्या के ठीक एक दिन बाद यूपी की विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरे सदन में कहा था मिट्टी में मिला देंगे। हमें ऐसे बयान और ऐसी कार्रवाई पसंद भी आती है, बुलडोजर, पलटने वाली गाड़ी, और चूंकि ये सब राज्य कह रहा है तो हमें ऐसा लगता है कि ये वैध है। लेकिन एक्सपर्ट्स इस प्रवृत्ति में एक बड़ी समस्या की ओर इशारा करते हैं। इफिशिएंसी लोग चाहते, इफिशिएंटली एक वैल्यू है, जितनी जल्दी न्याय मिल जाए वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जल्दबाजी में अन्याय ना हो जाए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। जल्दबाजी खुद में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, न्याय ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अन्याय नहीं होना चाहिए। तो हम जल्दबाजी में हमने तरह तरह की बातें अगर कर दी, आपको कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाना है और आप 100 किलोमीटर की रफ्तार से किसी को ले जा रहे हैं और बीच में 5 लोगों को मार दिया और फिर आप पहुंच गए कहीं, तो उसका अंजाम क्या हुआ? 5 लोगों को तो अपनी जान खोनी पड़ी।
तो वो बेटर है कि 80 किलोमीटर की रफ्तार से चलें और वहां पर आराम से पहुंच जाएं, किसी को बिना मारे अपनी को हानि ना पहुंचाएं। तो efficiency in itself is of no value. Efficiency is always in the context of some other value. सिर्फ efficient होना कोई मायने नहीं रखता। आपका कुछ पर्पस होना चाहिए ना, जिसमें जिस पर्पस के कॉन्टेक्स्ट में आप efficient हैं। आपने 15 मिनट में कोई एग्जाम पेपर खत्म कर दिया, तो उसका क्या मतलब है? 15 मिनट में आपने अगर अच्छा पेपर नहीं दिया तो 0 नंबर ले लिया और 15 मिनट में खत्म कर दिया, तो उससे क्या? बहुत एफिशिएंटली दिखा दिया आपने। तो ये जो हमारे पर्पस है, हमारी वैल्यू है, इन सबको ध्यान में रख के एफिशिएंसी होती है। कुछ चीजें जो हैं वो धीरे धीरे ही हो सकती है। तो चुनाव आपका है, न्याय में देरी पर अदालतों को, सरकारों को टोकिए, लेकिन ऐसा माहौल भी मत बनाइए कि सरकार ही कानून तोड़कर उसे न्याय की तरह पेश करने लगे। बड़ा आसान है नेताओं को उनके भाषणों के लिए टोकना। जरूरत है आप खुद भी अपने अंदर झांक कर देखें कि इस पागलपन में आप भी तो शामिल नहीं हैं। और जो अपराधी हैं उनका तो ऐसा बंदोबस्त किया जाए न्यायिक ढंग से कि वो उदाहरण बने। पर वो बंदोबस्त सिर्फ त्वरित न्याय से नहीं होगा, उस पूरे तंत्र को ध्वस्त करना होगा जो ऐसी प्रवृत्तियों को सहारा देता है, सांत्वना देता है, समय देता है और चलने देने देता है, स्वीकार्य बना दिया जाता है। और इसीलिए इस बड़े सवाल पर हमें विस्तार से बात करने की ज़रूरत हुई। देश की अदालतों पर भरोसा रखिए, क्योंकि न्याय की देवी ने जो पट्टी बांधी है वो इसलिए बांधी है कि भेदभाव ना हो और आखिरी में सब कुछ सम्मत ढंग से हो। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना, अपनों का और अपनी अंतस चेतना का, जो इस लोकतंत्र के लिए बड़ी ज़रूरी है, अपनी शंकाओं का खूब ख्याल रखिए, क्योंकि संशय रहेंगे, सवाल पूछे जाते रहेंगे, तभी विकास के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपये महीने में पाइए यूट्यूब पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम, जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।